गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। मुझे खेद है कि मैं लगातार क्लासेस नहीं दे पाया और कोशिश करूंगा कि आगे की जो क्लासेस हमारी हों वो रेगुलर आपको उपलब्ध होती रहें। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे न्यायपालिका, जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चंस को देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित भी तमाम सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने देख लिए। ये तीनों टॉपिक हम लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं इन क्लासेस को, कृपया जा करके आप देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। और आगे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो न्यायपालिका का एक तरह से कहिए कि जो चौथा स्तंभ होता है राजस्व न्यायालय, इससे संबंधित आज के क्वेश्चंस हमारी इस श्रृंखला में होंगे। साथ ही साथ लघु वाद न्यायालय, न्याय पंचायत, इसके अलावा ग्राम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, इन सब तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ग्राम न्यायालयों की, कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय जिसे भी कहते हैं, कुटुंब या परिवार न्यायालय, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी कुछ आप इसमें अच्छी स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज की क्लास में क्या है, हमारे प्रश्नों की पिटारे में क्या क्या है और इससे हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सीरियसली आप लोग देखिएगा, क्वेश्चंस बड़े ही आसान से हैं लेकिन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थोड़े क्वेश्चन कठिन लगेंगे तो उसमें भी प्रयास करिएगा उसको समझने का। तो आज का टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आज के टॉपिक में हमारे यहाँ जो क्लासेस में आज में है राजस्व न्यायालय है, लघु न्यायालय और न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, कुटुंब या परिवार न्यायालय से संबंधित प्रश्नों की आज ये हमारी क्वेश्चन सीरीज है। इसमें 20 क्वेश्चंस आपको हैं जो कि आपकी एक अच्छी समझ, आपको इन बिंदुओं पर एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। प्रश्न आपका पहला है आपके सामने, कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप उसकी डिटेल को, आंसर को देख लीजिए, देन फिर इसके बाद आप इसके जवाब को दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहे हैं प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व संबंधी विवादों का निर्णय करने के लिए सबसे बड़ी अदालत होता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहे हैं राजस्व मंडल के निर्माण के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य के उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये दूसरा ऑप्शन आपका है। और इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन आपके करेक्ट हैं, सही हैं, ये आपको डिटेल आपको बतानी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, जिनको प्रश्न पता है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके जवाब मुझे लगता है आ गए होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। पहले में कह रहा है प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है। जी हाँ, बिल्कुल एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व संबंधी विवादों का विवादों के निर्णय करने का सबसे बड़ी अदालत होती है। जी हाँ, बिल्कुल सबसे शीर्ष पर क्या होता है, एक राजस्व न्यायालय होता है जो कि सबसे बड़ा राजस्व जो सरकार, देखिए न्यायपालिका की संरचना मैंने बताई है, थोड़ा सा मैं जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता देना चाहूँगा कि 3 तरह की न्यायिक व्यवस्था है। एक तो आपका सिविल मामलों से संबंधित है जिसे दीवानी आप कहते हैं, दीवानी से जुड़ा हुआ। दूसरा होता है फौजदारी और तीसरा न्यायालय जो होता है वो राजस्व का होता है। ठीक है, ये सरकार की 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 न्यायपालिकाओं की संरचना उन्होंने बना रखी है। तो हम लोग इन न्यायालयों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हम लोगों ने, हाई कोर्ट पढ़ा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में हमने क्लासेज कर ली हैं। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राजस्व न्यायालय के बारे में। तो जो प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व संबंधी विवादों का निर्णय करता है। ठीक है, राजस्व मंडल कहिए या राजस्व न्यायालय कहिए आप इसका, तो राजस्व मंडल होता है, ये बिल्कुल सही बात है, जो सबसे बड़ा निर्णय देता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो जाएगी आपका राजस्व मंडल जो प्रदेश स्तर पे होता है। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे जो राजस्व न्यायालय के नीचे जो होते हैं वो डीएम साहब होते हैं, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप जिसे कहते हैं। फिर उसके नीचे एसडीएम साहब होते हैं, एसडीएम का न्यायालय होता है। और फिर इसके बाद तहसीलदार साहब होते हैं, तहसीलदार साहब का न्यायालय होता है। इसके बाद में नायब तहसीलदार, उनसे छोटे होते हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार का न्यायालय होता है। ठीक है, ये 4 इस व्यवस्था हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 है लेकिन पूरे क्रम को अगर हम लेंगे, राजस्व मंडल को लिखेंगे तो नंबर 1 पे हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे, डीएम साहब का कार्यालय हो जाएगा, तीसरा एसडीएम साहब का होगा, चौथे नंबर पे आपके तहसीलदार साहब होंगे और 5वें पायदान पे आपके नायब तहसीलदार साहब का न्यायालय होगा। ये राजस्व यानी कि जो राजस्व की प्राप्ति होती है
राजस्व जो टैक्सेस देने होते हैं उसका न्यायालय है। और सरकार ने एक पूरी व्यवस्था एक अलग बना के रखी है जिसमें सिविल और दीवानी मामलों को नहीं सुना जाता है, सिर्फ राजस्व संबंधी विवादों को सुना जाता है। तो यही इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था यहाँ पर कि सबसे बड़ा होता है राजस्व संबंधी विवादों का निर्णय देने वाला सबसे बड़ी अदालत होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है यहाँ पे। इसके बाद कह रहे हैं राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य के उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जी हाँ, राजस्व की इसकी अपील जो है और उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में की जा सकती है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। केवल और केवल जाने की व्यवस्था कहाँ पर है, वो आपकी हाई कोर्ट में आप इसकी अपील कर सकते हैं। तो इस आधार पर यानी कि दोनों ही करेक्ट आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड इज राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो यहाँ सही क्रम आपको बताना है। देखिए क्या पूछा है इसमें, राजस्व न्यायालय, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये न्यायालयों का क्रम पूछा है दोस्तों। दूसरा कह रहा है तहसीलदार, राजस्व न्यायालय, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, ये क्रम आपका पूछ रहा है, मैंने जो भी आपको बताया है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। राजस्व न्यायालय, जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अपर जिलाधिकारी, ये तीसरे में था। चौथे में अपर जिलाधिकारी, राजस्व न्यायालय, जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो बताइए फटाफट, मैंने क्या बताया था। एक तो राजस्व न्यायालय होता है जो सबकी राज्य स्तर पे होता है, राजस्व न्यायालय, ठीक है। राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो राजस्व न्यायालय होता है, ठीक, राजस्व न्यायालय, ठीक है, राजस्व न्यायालय होता है सबसे बड़ा। इसके नीचे मैंने बताया था क्या, जिलाधिकारी डीएम साहब का अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। इसके बाद एसडीएम साहब का होता है, तो देखिए यहाँ पर जिलाधिकारी, फिर अपर जिलाधिकारी, फिर इसके बाद में किसका होता है, तहसीलदार साहब का होता है न्यायालय, ठीक है। उसके सॉरी ये तो तहसीलदार कहाँ से है, ये तहसीलदार का, और फिर इसके बाद नायब तहसीलदार का ये क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिल्कुल, पहले नंबर पे इनका है, दूसरे नंबर पर डीएम साहब का है, तीसरे नंबर पर आपका क्या है, एसडीएम साहब का है, चौथे नंबर पर तहसीलदार साहब का है, और उसके बाद पाँचवें नंबर पर नायब तहसीलदार साहब का क्रम है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा आसानी से। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या कह रहे हैं पहले में, देखिए कह रहे हैं भू राजस्व या मालगुजारी संबंधी कार्यों के लिए राज्य को कई कमिश्नरियों में विभक्त किया गया है। तो ये दूसरा आपका बिल्कुल विभक्त किया गया है कई कमिश्नरियों में, तो बिल्कुल सही आपका जवाब इसमें है। चलिए आप लोग भी जवाब देते रहिएगा। प्रत्येक कमिश्नरी का प्रधान कमिश्नर या आयुक्त कहलाता है। जी हाँ, कमिश्नरियों का यानी जो कमिश्नरी का मतलब मंडल है दोस्तों, मंडल को ही कमिश्नरी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भू राजस्व या मालगुजारी संबंधी कार्यों को राज्यों को कई कमिश्नरियों में यानी मंडलों में व्यक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा यानी कि देखिए ये जो कमिश्नरी बांटी गई है ना, अब इसे यही समझने की कोशिश करिए, कमिश्नरी को बांटने के पीछे का जो मोटिव रहा है वो उसके पीछे का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना रहा है कि राजस्व की प्राप्ति को लेकर के जो व्यवस्था हो उसके लिए बनाया गया है। प्रत्येक कमिश्नरी तो प्रधान कमिश्नर या आयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात कही गई है। तीसरे में कहा जा रहा है आयुक्त के द्वारा जिलाधीश के फैसलों के विरुद्ध अपीलें सुनी जा सकती हैं। आयुक्त के द्वारा यानी कमिश्नर के द्वारा कह रहा है अपीलें कहाँ सुनी जा सकती हैं, आयुक्त के द्वारा जिलाधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपीलें सुनी जा सकती हैं। तो जी हाँ, अपीलें सुनी जा सकती हैं, बिल्कुल है। आयुक्त जो है वो होते ही यही हैं। जैसे एसडीएम साहब के आपने देखा इस में था, एसडीएम साहब के जो निर्णय के विरुद्ध क्या है, डीएम साहब देख रहे थे, तो डीएम साहब के बाद निर्णय के विरुद्ध ऊपर चले जाएंगे तो कमिश्नर साहब आ जाएंगे मंडल स्तर पर, ठीक है। तो कमिश्नर देख लेगा तो बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन इसमें दिया होगा वही होगा। सभी का ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन नंबर में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। जिन बच्चों ने किया होगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ा होगा, उनको बड़ी मतलब सहजता महसूस हो रही होगी, काफ़ी आसानी से उनको करने में एग्जाम क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसी मैं पूरी आशा करता हूँ। अगले प्रश्न में है क्या, आयुक्त के फैसले के विरुद्ध अपील कहाँ होती है। आयुक्त अगर निर्णय कोई दे देते हैं यानी कमिश्नर साहब दे देते हैं, जैसे मैंने बताया ना, एसडीएम के निर्णय के विरुद्ध डीएम साहब देखते हैं, डीएम के निर्णय के विरुद्ध कमिश्नर साहब देखते हैं, ठीक है, कमिश्नर देखते हैं। इनके नीचे का क्रम अगर हम चलेंगे तो तहसीलदार साहब, इसके बाद नायब तहसीलदार,
तहसीलदार, ये क्रम चलता रहता है। इनके निर्णय के विरुद्ध ये, इनके निर्णय के विरुद्ध ये, इनके निर्णय के विरुद्ध ये, और इनके निर्णय के विरुद्ध ये, और इनके बाद का जो निर्णय होगा, ठीक है, इनके बाद का निर्णय, जैसे आयुक्त के फैसले के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, कह रहा है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, राजस्व परिषद में, जिला न्यायाधीश में कहाँ की जा सकती है। तो देखिए क्रम जब चलता है ना, तो कमिश्नर तो बहुत ऊंचे मंडल में गए, मंडल के बाद में एक राजस्व न्यायालय होता है ना प्रदेश में, तो राजस्व परिषद जिसे कहते हैं, राजस्व परिषद, यहाँ पर निर्णय दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजस्व परिषद के बाद का निर्णय अगर देखेंगे तो हम लोग, तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें व्यवस्था आप लोग देखते हैं। राजस्व परिषद तो यहाँ पर होगा कि आयुक्त के फैसले के बाद कहाँ जाएंगे, तो राजस्व परिषद में जाएंगे। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करें। मालगुजारी की वसूली के लिए हर जिले में एक जिलाधिकारी होता है, जिलाधीश होता है, यानी कोई जिलाधिकारी को ही आप जिलाधीश के नाम से जानते हैं, ठीक है। मालगुजारी वसूलने के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है। तो ये स्टेटमेंट है, बताइए सही है या गलत है। दूसरा बताइए, जिलाधीश तहसीलदार व सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुन सकता है। किसके किसके? तहसीलदार के बाद कह रहे हैं जिलाधीश महोदय क्या कहते हैं, तहसीलदार सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम साहब के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुन सकते हैं। तो बताइए, 2 ऑप्शन है, बिल्कुल आपको मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से, बेटा बताइए फटाफट जवाब आप लोग दीजिए। तो क्या किया गया, तो निश्चित तौर से दोनों बातें सही कही गई हैं। यहाँ निर्णय जो कह रहे हैं जिलाधीश जो हैं तहसीलदार और इसके बाद में सब एसडीएम के निर्णय के विरुद्ध अपील, यानी यह जिलाधीश जो कह रहे हैं वो डीएम साहब की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिलाधीश मतलब डीएम की बात हो रही है। डीएम को अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों, कहीं कलेक्टर कहा जाता है, कहीं डीएम कहा जाता है, कहीं पर जो जिलाधीश कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी बातें कही जाती हैं। चलिए आगे करा, इसमें पहले मैं जो कहा था, मालगुजारी की वसूली के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है। जी हाँ बिल्कुल, जब मालगुजारी का कार्य देखते हैं कलेक्टर साहब तो उन्हें जिलाधीश कहा जाता है, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे, तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। जब आप अंडर ट्रेनिंग में रहेंगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, तो इसमें से क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सभी दोनों का ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं प्रत्येक सब डिवीजन के प्रधान को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कहते हैं। प्रत्येक सब डिवीजन के प्रधान को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसे उपखंड मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो क्या ये सही है, चलिए बताइए। दूसरा कह रहे हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जिलाधीश के अधीन रहते हुए सब डिवीजन में राजस्व के मामलों की सुनवाई तथा शांति व्यवस्था संबंधी कार्य करते हैं। बताइए क्या ये सही है। तो दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, फटाफट जवाब दीजिए, बताना है आपको कौन सा सही है। फटाफट जवाब आ जाना चाहिए दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रत्येक सब डिवीजन के प्रधान को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम कहा जाता है, ठीक है, एसडीएम कहा जाता है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर कहा गया है। इसे उपखंड मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, हिंदी में उपखंड मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात कही है। फिर कह रहा है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जिलाधीश के अधीन रहते हुए सब डिवीजन के राजस्व के मामले में सुनवाई तथा शांति व्यवस्था संबंधी कार्य देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों बोथ आर राइट, दोनों सही हैं आपके। तो ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा वही हो जाएगा। तो बी में दोनों का ऑप्शन दिया, यही सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब डिवीजन तहसीलों में बटा होता है। सब डिवीजन जो होता है वह तहसीलों में बटा होता है और प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। चलिए सही है कि नहीं है, जवाब आपका फट से आ जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है तहसीलदार का प्रमुख कार्य मालगुजारी की वसूली तथा अपनी तहसील में शांति बनाए रखना है। तहसील में शांति बनाए रखना है, तो ये क्या सही है, बिल्कुल बताइए। जो पिछले प्रश्न से रिलेट कर रहा है ये दोस्तों। तीसरे में कह रहे हैं तहसीलदार की सहायता के लिए कई नायब तहसीलदार होते हैं। तो क्या ये सही बात है, सहायता के लिए कई नायब तहसीलदार होते हैं। तो 3 ऑप्शन है, तीनों के जवाब आप फटाफट दीजिए। सब डिवीजन तहसीलों यानी कि एक जो आपकी तहसील सब डिवीजन यानी एसडीएम जो होते हैं तहसीलों में बटा होता है, ठीक है। एक एसडीएम के अंतर्गत कई सारी तहसीलें आ जाती हैं दोस्तों। एक तहसील एक तहसीलदार के अंतर्गत होती है
और एसडीएम के अंतर्गत कई सारी तहसीलें होती हैं, 2, 3 या जैसी भी उसमें जनपद की व्यवस्था हो उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बटा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। सब डिवीज़न तहसीलों में बटा होता है और प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। और एक फिर दूसरे आगे कह रहा है तहसीलदार का प्रमुख कार्य मालगुजारी की वसूली करना एवं शांति तहसील में शांति बनाए रखना। बिल्कुल है, जैसे भी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि एसडीएम साहब का क्या काम था, वो डीएम साहब के नीचे रहते हुए सारे कार्यों को संचालित करते थे। ठीक है, शांति व्यवस्था को भी देखते थे। तो सेम उसी तरह से है, तहसीलदार साहब भी अपने जो है तहसील में शांति व्यवस्था का भी कार्य देखते रहते हैं। तीसरे में है बेटा, तहसीलदार की सहायता के लिए कई नायब तहसीलदार होते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई, तो तीनों राइट हैं। तो इस हिसाब से आपका जो भी आंसर होगा वो सभी का हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि ये न्यायालय, किस न्यायालय के बारे में कह रहा है? ये न्यायालय, एक मिनट, ओके, कह रहे हैं ये न्यायालय दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं। ये न्यायालय 5,000 रुपये तक के उन लघु वादों की सुनवाई करते हैं जिसमें धन वसूली की मांग की गई हो, जिनमें धन वसूली की मांग की गई हो। तो ये बात कही गई है। उपरोक्त में से विवरण किससे संबंधित है? तो ये बात बताया जा रहा है किससे संबंधित, किस न्यायालय से संबंधित वाद है। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं ये न्यायालय दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं। ठीक है, कौन से न्यायालय हैं जो दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं? ये न्यायालय 5,000 रुपये तक के उन लघु यानी छोटे वादों की सुनवाई करते हैं जिसमें धन वसूली की मांग की गई हो। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। तो किसके लिए की गई है? पहले कह रहा है राजस्व न्यायालय, कह रहा है न्याय पंचायत, लघु वाद न्यायालय और ग्राम न्यायालय। किसके बारे में कहा गया है? तो निश्चित तौर से जान लीजिए, ये बात हो रही है आपकी, जो ये इतने हर्जाने की बात हो रही है, तो राजस्व न्यायालय तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, न्याय पंचायत इतने बड़े फैसले करती नहीं, 5,000 तक उसकी समय सीमा है, सब मतलब अमाउंट है नहीं, वो छोटे अमाउंटों के लिए होती है वो। ग्राम न्यायालय भी नहीं है। यहाँ पर बचता क्या है आपका? लघुवाद न्यायालय। ठीक है, लघुवाद न्यायालय की ये खासियत बताई गई। ये सारी विशेषताएं जो हैं लघुवाद न्यायालय की हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें बताना है आपको विचार करने के उपरांत कि कौन से सही हैं। चलिए, कह रहे हैं लघु न्यायालय किराया वसूली व मकान वसूली मकानों दुकानों के किराएदार की बेदखली के 25,000 मूल्य तक के विवादों को सुनवाई कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 25,000 तक के विवादों को। तो कह रहे हैं फिर से रिपीट कर देना, लघुवाद न्यायालय होना चाहिए था यहाँ पे। लघुवाद न्यायालय या लघु न्यायालय, बात वही है। किराया वसूली व मकानों दुकानों, ऐसा होना चाहिए, मकानों दुकानों से किराएदार की बेदखली के 25,000 रुपये मूल्य तक के वादों की सुनवाई करता है। तो आपको बताना है सही है गलत है, मैंने पढ़ा है, बताइए, जवाब दीजिए फट से। दूसरा कह रहे हैं लघुवाद न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। क्या कह रहे हैं? लघुवाद न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, केवल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल पुनरीक्षण मतलब रिवीजन दाखिल किया जा सकता है, ये कह रहे हैं। तो बताइए सही है कि नहीं लघुवाद के लिए? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जिला जज के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण रिवीजन कहाँ किया जाता है? बताइए, जिला जज के खिलाफ आप मतलब जो निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाएंगे आप? जिला जज साहब ने निर्णय दिया है तो रिवीजन कहाँ दायर करेंगे आप? इसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? निश्चित तौर से उसके बाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहाँ बचते हैं आपको? हाई कोर्ट बचता है। ठीक है, इसके बाद कहाँ? सुप्रीम कोर्ट बचता है। ठीक, तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे तो जिला न्यायालय में जाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे आप। जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जी हाँ, हाई कोर्ट में आप चले जाएंगे, उच्च न्यायालय में चले जाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में न्याय पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्याय पंचायत के संबंध में आपको विचार करना है आपको। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। न्याय पंचायत के संबंध में कह रहे हैं न्याय पंचायत में ग्राम क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायतें होती हैं, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है? न्याय पंचायतों को 500 रुपये तक के दीवानी मामले सुनने का अधिकार होता है। ठीक है, 500 रुपये तक के दीवानी न्यायालय के मुकदमे सुनने का अधिकार होता है।
ये बात बता रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं न्याय पंचायत फौजदारी के विवादों की सुनवाई भी करता है। न्याय पंचायत की बात कह रहे हैं कि फौजदारी के भी मुकदमों की सुनवाई करता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं तीसरे में न्याय पंचायत को कारावास का दंड दे सकती है तथा उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग। ये न्याय पंचायतों के बारे में कह रहा है, तो एक एक बात को आप लोग पहले बहुत बारीकी से अपने दिमाग में बैठाते चले जाइए कि क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता हो गया होगा कि ये क्या क्या बातें सही गई हैं। तो पहला कह रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जवाब आ गया फट से। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर का न्याय पंचायतें होती हैं। तो सबसे निचले स्तर पर बिल्कुल सही बात कही गई, निचले स्तर पर न्याय पंचायतें होती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर दूसरा कह रहे हैं न्याय पंचायतों को 500 रुपये के दीवानी मामले सुनने का अधिकार होता है। जी हाँ, बिल्कुल सुनने का अधिकार होता है, ये भी करेक्ट बात है। फिर क्या करें, न्याय पंचायतें फौजदारी के विवादों की भी सुनवाई करती हैं। तो न्याय पंचायतें जी हाँ बिल्कुल फौजदारी के छोटे मुकदमे जो होते हैं उनकी भी सुनवाई करती हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कह रहे हैं कि न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध न्याय पंचायतें क्या कह रहे हैं, कारावास कह रहे हैं, न्याय पंचायतें कारावास का दंड दे सकती हैं तथा उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती। जी नहीं, कारावास की सज़ा नहीं दे सकते हैं, इसमें कारावास की सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, नहीं दे, क्या कह रहा है, उस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, अपील नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। यहाँ कह रहा है की जा सकती है, तो यहाँ पर अगर होता नहीं की जा सकती है तो फिर मतलब इसमें सो जाता। तो इसमें से केवल यही गलत हो रहा है आपका, और बाकी सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो जवाब फटाफट आपका आ गया होगा। तो इसमें देखिए निर्णय तीनों स्टेटमेंट सही थे, केवल यही गलत था। तो पूछा था सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा, तो 4 नंबर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित न्यायालयों में से किसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? इसमें कौन सा न्यायालय है जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि कौन नहीं की जा सकती, ऑप्शन कह रहा है लघुवाद न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, और दूसरा कह रहा है न्याय पंचायत, तीसरा कह रहा है कुटुंब या परिवार न्यायालय, और चौथा कह रहा है राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय के बारे में देखा, अभी मैंने बताया था हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। कुटुंब या परिवार न्यायालय के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये भी की जा सकती है, और ये चीज़ें लेकिन तब हो सकती हैं जब कुटुंब न्यायालय की बात या परिवार न्यायालय की बात करेंगे, तो उसमें जो हाई कोर्ट में कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा सकती है। ठीक है, और आर्टिकल 136 ये कहता है कि इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है, यानी कि जब तक 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा आगे निर्णय नहीं दे दिया जाएगा तब तक नहीं जा सकती। तो यानी कि इसके तहत भी कर सकता है, यानी आप ऐसे समझिए परिवार न्यायालय कुटुंब न्यायालय के तहत की जा सकती है। और जो पंचायतें हैं ना, इनके खिलाफ और लघुवाद के खिलाफ ये नहीं हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो पहला दूसरा है, इसमें से अपील नहीं की जा सकती, तो पहले दूसरे के खिलाफ नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर पे आते हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है आपको। पहला क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जो 2 अक्टूबर 2009 से लागू है। 2 अक्टूबर 2009 से लागू है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात यहाँ कही गई है। दूसरा कह रहा है ग्राम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, ग्राम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। तो बताइए ये क्या ऐसा है क्या, राज्यपाल द्वारा से संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है? ग्राम न्यायालयों के, ठीक है, ग्राम न्यायालयों के न्यायाधीशों की, न्यायाधिकारी जो होते हैं, ग्राम न्यायालयों के न्यायाधीशों की यानी कि न्यायाधिकारी की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों कि सलाह पर ही की जाती है। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी न्यायाधीश जो होंगे ग्राम न्यायालय की ही बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये होगा राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। और तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं मित्रों
ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है, ये प्रथम श्रेणी के न्यायाधीशों की शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो तीनों ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन होगा वो सभी का होगा, तीनों सही हैं, तो तीनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीनों सही हैं इसमें। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मोबाइल कोर्ट की संज्ञा प्रदान की गई, किसे मोबाइल कोर्ट कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आप जानते हैं, अभी मैंने बात की है, ग्राम न्यायालय को ही, ठीक है, मोबाइल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल क्या होगा? न्याय पंचायत तो हो ही नहीं सकता है। लघु वाद न्यायालय ये नहीं है, ग्राम न्यायालय जो होता है यही जो है मोबाइल कोर्ट की संज्ञा दी जाती है। ग्राम न्यायालय को, विलेज कोर्ट को ही मोबाइल कोर्ट की संज्ञा दी जाती है और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती है। और इन्हीं के बारे में पिछले जो क्वेश्चन में सारी डिटेल दी गई थी कि इनकी नियुक्ति जो की जाती है और वो राज्यपाल द्वारा की जाती है और संबंधित हाई कोर्ट की सलाह पर की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये। कुटुंब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई, कब की गई थी? बड़ा ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब फटाफट आप लोगों का आ जाना चाहिए। कब की गई थी, किस अधिनियम? कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के अधीन। तीसरा है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1986 के अधीन और कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1987 के अधीन बताना है आपको। जवाब फटाफट आपका आ गया होगा, निश्चित तौर से आपने जवाब बिल्कुल सही दिया होगा दोस्तों। तो पहला इस राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कुटुंब न्यायालय की स्थापना 1984 में की गई थी और किस अधिनियम के तहत? यही अधिनियम 1984 का अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत ही इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा परिवार अदालत का गठन उन्हीं शहरों में किया जाएगा जिनकी आबादी कितनी होगी? फटाफट बताइए दोस्तों। परिवार न्यायालय की कहाँ पे क्या कह रहा है? 5 लाख कह रहा है, ये 50 है, 5 के आगे 50 है तो 5 लाख कह रहा है, तो क्या 5 लाख सही है? दूसरा देखिए 10 लाख, अगले में 10 लाख है, ये 6 जीरोज हैं, ठीक है, 6 जीरो हैं, ठीक है, 10 लाख है। 15 लाख, फिर कह रहे हैं 20 लाख, तो कहाँ होगी? मैंने आपको बताया, फट से जवाब दीजिए आप लोग, निश्चित तौर से बताइए। परिवार अदालत का गठन उन्हीं शहरों में किया जाएगा जहां पर आबादी 10 लाख होगी दोस्तों। फटाफट जवाब, चलिए आपको आ गया होगा निश्चित तौर से जवाब, 10 लाख आपका आंसर है। 10 लाख से अधिक होगी तभी किया जा सकता है वहां पर कुटुंब या परिवार न्यायालय का उसी जनपद में। ठीक है, आगे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब दूसरे ऑप्शन पे इसके। कुटुंब न्यायालय की प्रकृति उच्च न्यायालय के समान है। कुटुंब न्यायालय की जो प्रवृत्ति है वो उच्च न्यायालय के समान है, हाई कोर्ट के समान है। ये क्या कह रहे हैं? ये जिला अदालतों के समान होती है बेटा, ये हाई कोर्ट के समान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समान है। ये कुटुंब न्यायालय की जो स्थिति होती है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समान है। ठीक है, उच्च न्यायालय के समान हो जाएगा तब तो इसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेगी, जबकि हम लोगों ने देखा कुटुंब न्यायालय की अपील क्या की जाती है? हाई कोर्ट में की जाती है। तो इस नाते ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जैसा बर्ताव करता है। ठीक है दोस्तों, कुटुंब न्यायालय कैसा है? एज लाइक ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तीसरा कह रहा है कुटुंब न्यायालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्र सुलझाना है। जी जी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही बात कही है। ये पारिवारिक विषय जो होते हैं वो अंदर ही रह जाए, घर की बात घर में रह जाए वाला ये न्यायालय है दोस्तों, इसीलिए किया गया है। ये बातें सार्वजनिक मंच पे ना आ जाए, जिससे रिश्ते इतने तल्ख न होने पावे कि विवाद बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। तो पहला और दूसरे का ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पहला और तीसरा सही है यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिवार न्यायालय के संबंध में विचार करें। जी हाँ, विचार करिए। चलिए पहला ऑप्शन दे रहा है आपको, विचार करना है आपको। पहला, कुटुंब न्यायालय में आई विवादों की जांच के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ चले आएंगे यहाँ पे। तो ये बिल्कुल आपको पता होगा कि ये गलत है आपका। चलिए दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है। कुटुंब न्यायालय की अपील की जो है अपील के विरुद्ध जो है कहाँ हो जाएगा?
उच्च न्यायालय में की जा सकती है दोस्तों, हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया भैया ने, कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में नहीं भाई, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा बर्ताव करता ही करता है। कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा, तो गलत है। तो इस आधार पर देखिए, ओके। और एक बात जान लीजिए, कुटुंब न्यायालय जो है, जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वो सामान्य न्यायालयों के जैसी नहीं होती है बेटा। सामान्य न्यायालयों की जैसी नहीं होती है, का मतलब है कि इसके लिए जो व्यवस्था बताई गई है ना विवाद की, वो प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं वो खुद कुटुंब न्यायालय कर लेगा। ऐसा नहीं कि जो सिस्टम बाकी न्यायालयों में चलता है उसी तरह से नहीं करता। मैंने अभी आपसे जिक्र किया, इसका भरसक प्रयास रहता है कि घर की बात घर में रह जाए, इस तरह का समझौते से चीज़ें सॉल्व हो करके आएँ, जो गलत है उसको दंडित करते हुए उसको निर्णय दिया जाए। और अगर ये पूरी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी समाधान नहीं हो पाएगा, कुटुंब न्यायालयों का निर्णय जल्दी नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे इसका यही मोटिव रहा है दोस्तों। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन दोनों का गलत हो जा रहा है, क्योंकि पहले में कहा था कुटुंब न्यायालय में आए विवादों की जांच के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है, ये नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, वो स्वयं निर्धारण करता है, ये नहीं करता है। स्वयं का निर्धारण होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं होता है। तो ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय, जबकि स्वयं करता है वो कौन, कुटुंब न्यायालय स्वयं करता है। तो दोनों गलत हो गए हैं दोस्तों। तो दोनों पूछा है कौन सही है, तो कोई नहीं सही भाई, कोई सही नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कुटुंब न्यायालय के विरुद्ध अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है? कम से कम कितने न्यायाधीशों के द्वारा? कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कुटुंब न्यायालय के विरुद्ध यानी निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की द्वारा की जाती है? तो 2 न्यायाधीशों की पीठ है, जो पीठ होगी न्यायाधीशों की पीठ, वो कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ होगी। यहाँ पर तो 3 दिया था, 2 दिया था, 5, 7, तो बिल्कुल आपको पता ही है पहले से ही। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है। उम्मीद है कि सेगमेंट ठीक ठाक लगा होगा आपको, एक ठीक ठाक समझ आपको हो गई होगी इस न्यायपालिका के को लेकर के भी। जो छोटे न्यायालय हमारे हैं, राजस्व न्यायालय, लघुवाद न्यायालय है, न्याय पंचायतें हैं, और उसके बाद में ग्राम न्यायालय है, कुटुंब न्यायालय, ये सब तमाम सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसानी से हो गए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को 20 नंबर पर। कुटुंब या परिवार न्यायालय के विरुद्ध अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती हैं किस अनुच्छेद के तहत? बताइए, फटाफट बताइए, किस अनुच्छेद के तहत ये की जा सकती हैं? क्या कह रहा है? जस्ट अ मिनट। ओके ओके, क्या कह रहा है? हाँ, कुटुंब या परिवार न्यायालय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको अनुच्छेद बताना है दोस्तों। अनुच्छेद 136, 137, 137, 136, ये क्या 2 बार 137 भाई, तो गलत हो गया है यहाँ पर। चलिए 200 बना लेते हैं, 237, कोई बात नहीं है। 237, 137, 136 और 134, तो बताइए किसके तहत की जा सकती है? निश्चित तौर से आपने जवाब बिल्कुल ढूंढ लिया होगा, तीसरा ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसके तहत की जा सकती है कि विशेष इजाजत के तहत। ठीक है, ये जो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है विशेष इजाजत के तहत, ये प्रावधान किया है। इस आर्टिकल के बारे में मैंने बड़ी अच्छी डिटेल कई बार बताया आप लोगों को, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये अपील वाली जो व्यवस्था आपकी रही है, इसकी अपील जो है कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है आर्टिकल 136 के तहत। तो ये ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का जो श्रृंखला रही आपकी, वो आपको ठीक ठाक समझ विकसित की होगी, और आपको अब न्यायपालिका से काफ़ी कुछ निडरता आ गई होगी, अब डर नहीं लगता होगा। अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो ट्रिब्यूनल से होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वो भी सेगमेंट आगे का भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला होगा। और रहा सवाल PDF का, तो मैंने आप लोगों ने इसकी डिमांड की थी कि PDF कहाँ आपको दिया जाएगा, तो हम लोग टेलीग्राम चैनल उसको बना दिया है। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लिंक वहाँ पर हम आपको दे देंगे, और इसके माध्यम से आप वहाँ पर जा करके आप PDF भी अब डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो हमारी क्लासेज उपलब्ध हो रही हैं और सब्जेक्ट्स की, चाहे वो साइंस की क्लास हो या मैम रेनू मैम की कई सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं, रूबी मैम की भी क्लासेज मिल रही हैं, ममता मैम की भी क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं, सभी टीचर्स की क्लासेज मिल रही हैं, सभी काफ़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
इसके अलावा साइंस की भी जो क्लासेज, सारिक सर की क्लासेज हैं वो भी कुछ दिनों से ब्रेक चल रही हैं क्लासेज। उम्मीद करता हूं कि मंडे से वो कंटिन्यू आपकी क्लासेज हो जाएंगी। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेज मिल रही हैं उसको खूब एंजॉय करिए, मेहनत से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, बार बार उसको देखिए। ये मत सोचिए कि एक बार देख लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया है, उसको बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है, कोशिश रहती है कि कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीटिशन ना होने पाए, उन्हीं क्वेश्चन की रिपीटेशन होती है जो कि बहुत ही बेहतर होते हैं और उनके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, पूरी मेहनत कर रही है और निश्चित तौर से ये पूरी टीम का परिणाम यही होगा। यदि आप भी ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और रहा सवाल पैसे की, जो बाधाएं आती हैं वो हमारे चैनल के थ्रू ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो समस्याएं उनको हैं, वो उनको कहीं से कोई दिक्कत ना होने पावे, वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। आप लोगों से छोटा सा योगदान लेना चाहूँगा दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग इस वीडियो को दूर तक अपने ग्रुप में और जिन ग्रुपों से आप जुड़े हों वहाँ पर उसको शेयर करिए। और कुछ और भी दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे आवें जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हमारे हैं, जिनके तक हमारी पहुँच अभी नहीं हो पाई है, तो आप उसमें सहयोग करिए, हमारी टीम का सहयोग करिए, जिससे उनका भी हौसले बढ़ें और ढेर सारे व्यूज़ आएँ, जिससे कि उनको भी देखने में अच्छा लगे और उनकी मेहनत में और पोटेंशियल बढ़े और आपके लिए और बेहतर प्रश्नों का संग्रह लेकर के वो अपनी मेहनत से आवें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।